अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जो सज़ा है उसे कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। इसके साथ साथ जो है चूँकि साइफर का फैसला आने के बाद जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौर, उनका कहना है कि एक नाहक और बेबुनियाद जो केस था उसका जो है वो इख्तिताम हुआ, यानी कि खात्मा हुआ। आपको बताते चलें कि ख़ुसूसी अदालत ने जो है वो इससे कबल बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे आज जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिबेट होगी। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में एक बड़ी कटौती की गई है। IMF की हिदायत पर हायर एजुकेशन के कमीशन के बजट को जो है वो 65 के बजाय 25 अरब जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन को फंड मिलेंगे। अब 40 अरब रुपए की इस कटौती से सूबों में यूनिवर्सिटीज का मुस्तकबिल क्या होगा और इतनी बड़ी जो कटौती की गई है इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी डिबेट होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बिजली के बिल जो कि आसमानी बिजली की तरह गरज रहे हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी कहीं 12 घंटे और कहीं 14 घंटे हैं बिजली, और फिर उसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी। इन तमाम तर मौज़ूआत जो है वो हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। सबसे पहले बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, जो बजट में एक कटौती की गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बाकायदा तौर पर एक ऐसा स्टेप है जिसके तहत आप मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने का एक अमल जो है वो शुरू कर रहे हैं। आप उस उम्मत से आपका ताल्लुक़ है। अगर मुसलमान उम्मत के हवाले से बात करूँ, और पाकिस्तान जब बना था तो इसका जो बुनियादी मकसद था वो था कलमा तैयबा, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हमारे यहाँ नारा लगा था। और आप उस उम्मत यानी उस प्यारे पैगम्बर की उम्मत में से हैं जिनके ऊपर जो पहली वही नाज़िल हुई गारे हिरा के अंदर, वो थी इकरा पढ़, यानी पढ़ने का अमल जो है इतना अहम है कि हमें ये सिखाया गया और पूरी उम्मत को ये बाद में सिखाया गया कि आपने पढ़ना है और आपने तालीम हासिल करनी है और इस सेवर से अपने आपको आरास्ता करना है। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि इल्म के हसूल के लिए चाहे चीन जाना पड़े तो वहाँ, यानी उस वक्त सऊदी अरब से चीन बहुत दूर था और कहा गया चीन भी जाना पड़े तो जाया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ग़ज़वा बदर के अंदर अगर आप ये देखें कि वो जो हमें एक एग्जाम्पल सेट की गई थी हमारे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये थी कि आपको याद होगा कि जो कुफार जो थे पकड़े गए थे और कैदी बना के लाए गए थे और वो जजिया अदा नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे कहा गया था कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। यानी उस वक़्त की जो राइज तालीम थी पढ़ने लिखने की, वो सिखाई जाए। यानी कितनी अहमियत वाली बात है कि वो लोग, वो दुश्मन जो उम्मत मुसलमा की जो इब्तदाई जो दौर है उसके अंदर वो उसको ख़त्म करने के लिए पहुँचे हुए थे, उनसे भी ये कहकर उनको छोड़ा गया कि तालीम दे। जारी बात, उन्होंने दीन की तालीम तो नहीं देनी थी मुसलमानों के बच्चों को, उन्होंने उस वक़्त की दुनियावी तालीम ही देनी थी। तो तालीम की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तालीम की अहमियत है। लेकिन ये जो स्टेप उठाया गया है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे उसी उम्मत के पूरे जो मुस्तकबिल है उसको तारीक कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो तालीम के साथ और सेहत के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है वो पहले ही मेरा ख्याल है काबिल मुज़म्मत है। यानी इस सूरत हाल को आप इस तरह देख लें कि अगर आपका बजट 1000 रुपये है, तो मैं इसकी थोड़ी सी रेशो बताता हूँ, तो उसके अंदर जो आपका तालीम का बजट है वो 1000 के अंदर चंद रुपए से ज़्यादा नहीं है। और बाकी बजट की सूरत हाल यह है कि कुछ इदारे आपका बजट का बड़ा हिस्सा चंक्स ले जाते हैं और फिर जो है आपके अल्ले तल्लों में ये बजट ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ इसकी मिसाल ये लें कि 300 अरब रुपये आपकी जो येलो ट्रेन, ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है, और वो उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 300 अरब रुपए से ज़ायद हुई है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ 200-300 अरब रुपया लगना मामूली सी बात है और लगा दिया जाता है और उस फंड को खा लिया जाता है। और जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है उसमें IMF भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। उसकी तमाम पॉलिसियाँ देख लें, वो अवाम कुश पॉलिसियाँ हैं। जब आप कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज के तहत आपकी जो एलीट है 2% आपकी इशराफिया, हुक्मरान इशराफिया, और फिर उनके सिस्टम को चलाने वाले 15-20 लाख लोग वो इस पे अयाशी करते हैं। उन अल्ले तल्लों पर अपनी जो है उनके जो है उसके ऊपर पूरी कौम का ये पैसा लगता है। लेकिन खुद पाकिस्तान की जो कौम है उसको आपने जो सेहत देनी है, उसको जो तालीम देनी है और तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, उसके लिए आप अंदाज़ा करें
कि आपकी हायर एजुकेशन जो कि पूरी दुनिया के अंदर, अगर मैं बात करूं एजुकेशन के बजट का, तो हर जो तरक्की याफ्ता मुल्क है या जो तरक्की कर रहा है उसका मिनिमम 4% ऑफ द GDP जो होता है वो उसके एजुकेशन के बजट पे है आजकल। और इसमें तो कई लोग हैं वो ये कहते हैं कि 5% से ही 10% होना चाहिए, और कई ममालिक में ऐसे है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये बजट अगर मैं बात करूं तो ये 1 पॉइंट कुछ से ज़्यादा नहीं है, और उस बजट 1.5 1.7 में कहीं ये फॉल करता है। और आप ये देख लें कि इस बजट के अंदर भी मजीद को टोटरी कर देना ये ऐसे ही है कि मुल्क का मुस्तकबिल तारीख करना। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक साजिश है इस कौम के साथ। सही। और मेरा ख्याल है अगर जो तालीम है वो हमारी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है तो फिर हमारी तरजीहात में शामिल है क्या? अच्छा, अजीब मज़े का खेस बात है मिसबा, एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हमें तालीमी एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, एक तरफ वो रोना रोते हमें नजर आते हैं, पता नहीं ये मगरमच्छ के आंसू हैं ये क्या है। हकीकतन अमल जो है उसके बिल्कुल एक्शन उसके बिल्कुल बरक्स नजर आता है। आप हमें ये नजर आता है हर वक्त वो ये अफसोस करते रहते हैं कि जनाब 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे जो हैं स्कूलों में नहीं जा पा रहे, फिर वो कहीं दानिश स्कूलों की बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने माजी में बनाए भी हैं और उनकी वजह से कुछ लोग बाहर भी पढ़ने गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि हायर एजुकेशन किसी कौम का असल मुस्तकबिल होता है, क्योंकि यहीं से इंजीनियर निकलने हैं, यहीं से आपके डॉक्टर्स निकलने हैं, यहीं से आपके साइंसदान निकलने हैं। और जाहिर बात है जब इसके अंदर कोई बजट होगा तो आप करेंगे। बजट जो था वफाकी बजट 2018 से मैं बता रहा हूं, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां, उनकी तादाद तकरीबन 162 यूनिवर्सिटियां, यहाँ लाखों स्टूडेंट जो है तालीम हासिल करते हैं। और सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर मैं तालीम की बात करूं तो ज्यादातर यहाँ जो तुलबा जो जिनका ताल्लुक होता है वो काबिलियत में ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल जाता है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड होता है वो पुअर क्लास से होते हैं या मीडियोकर क्लास से होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के कुछ लोग होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जो फीस है वो इतनी ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ये जो एक जगह होती है जहाँ उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें आगे मौका मिल जाता है। और आज आपके बराए नाम जो को साइंसदान प्रोड्यूस कर पाते हैं, कुछ डॉक्टर प्रोड्यूस कर पाते हैं, कुछ इंजीनियर प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उसकी वजह ये आपकी सरकारी जो आपकी यूनिवर्सिटियां उसके अंदर उनका एक बड़ा रोल है। अच्छा, 2018 से इनका बजट जो था आप ये देखें कि 65 अरब रुपए था, और आज तक वो 65 अरब रुपया यानी 2024 तक इसमें इजाफा नहीं हुआ। आपकी हायर जो एजुकेशन कमीशन का जो बजट है इस दफा इन्होंने डिमांड किया था कि इसको एटलीस्ट आप 126 अरब रुपए करें, तो अब 126 क्या करना था, उन्होंने कटौती करते हुए 40 अरब ऐसे कम कर इसको 25 अरब रुपए ले आए। और इसका आप ये देखें, और इस हवाले से आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा लेटर भी जारी कर दिया। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट बजट आ जाता है। अच्छा, वो 59 बिलियन से आपका अरब रुपए से कम होकर वो भी कुछ 23 अरब रुपए के राउंड अबाउट चला गया। तो अब सूरत हाल ये है कि आपने बाकायदा तौर पर इस स्टेप से कोशिश ये की जा रही है कि कौम सारी की सारी जहालत की तारीकी में डूब जाए, ना यहाँ साइंसदान पैदा हो, ना यहाँ पर कोई डॉक्टर पैदा हो। अच्छा, बहाना ये बनाया जा रहा है कि जी 18वीं तरमीम के बाद ये जो मसला सारा है ये सूबाई हुकूमतों का काम है। हाँ जी। अच्छा, हमने ये देखा कि 2018 के बाद जब ये फैसला किया, अगर ये 2018 से 18वीं तरमीम तो तब से है ना, तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ तो सुबह उसका वजन उठा लेते और अब ये तमाम यूनिवर्सिटियों की तालीम जो बजट है वो देते। अच्छा, ऐसा नहीं है, अभी भी वो हायर एजुकेशन पे उठा भी सकते हैं इतना बड़ा बोझ? नहीं, वो देखें ये बहुत बड़ा बोझ तो नहीं है। मेरा 300 अरब रुपए मैं कह रहा हूँ आप ट्रेन पे लगा देते हैं और यहाँ पे 65 अरब रुपए से अगर 126 अरब रुपया करना पड़े, असल बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी में तालीम है ही नहीं, ना कौम की सेहत है। जो आपकी एलीट क्लास है उन्होंने अपनी एजुकेशन के इदारे, अच्छा उनकी तो बच्चे यहाँ तो बाहर चले जाते हैं, जो बाकी रह जाते हैं यहाँ उन्होंने अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल रखी हैं। अच्छा, अब वो ये चाहते हैं, अच्छा वो उनके जो बच्चे जाते हैं वो आते हैं पैसे की ताकत के ऊपर इन यूनिवर्सिटियों में, वो मेरिट में नहीं आते। अच्छा, इसलिए उनके अंदर काबिलियत नहीं होती। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक ऐसी इस कौम के साथ साजिश है कि इस मुल्क के जो काबिल बच्चे हैं उनको बिल्कुल आप किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और आपके सिर्फ इस पर तालीम पर भी हक जो है इस मुल्क की जो एलीट क्लास है उनके बच्चों का हो जाए, सेहत पर भी हक उन्हीं का हो जाए। बड़े एक प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि ये रियासत का काम है, जो वेलफेयर स्टेट होती है वो एजुकेशन खुद से देती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वेलफेयर स्टेट की आप बात करते हैं। अच्छा, लेकिन ये ग्रेजुअली इसको सब का सब कारोबारी आप बना रहे हैं, आप एक बड़ी तिजारत करना चाहते हैं, इसके अंदर अरबों रुपए पहले ही कमा रहे हैं, अब बाकी भी कोई रह गया आप कहते हैं इसको बिल्कुल वाइंड अप कर दिया जाए। अच्छा, 25 अरब रुपए के बाद सूबों ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक बड़ा हिस्सा जो है, ये जो बजट है आपको ये पता होना चाहिए कि इस बजट का एक बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, पेंशनों और दफातर पे निकल जाता है। एजुकेशन की डेवलपमेंट के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर इसका भी पहले से भी जो बजट था उसका बहुत थोड़ा पोर्शन लगता है। वो यूनिवर्सिटियां इधर उधर से कर करा के कोई मैनेज कर रही थी।
अब जब आप ये कर रहे हैं तो जो आपकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो क्या करेंगी कि इन यूनिवर्सिटियों को कहेंगे जी अपने फंड्स खुद रेज करें। सही। जब वो फंड्स अपने रेज करेंगे तो डेफिनेटली वो एजुकेशन की जो उसकी जो कीमत है पहले ऑलरेडी जो प्राइवेट उसके बराबर कर देंगे। सही। तो गरीब ये सारा बोझ जो है वो तुलबा के ऊपर पड़ेगा, फीसें बढ़ाई जाएंगी। तो वो ऐसे सब इसको आप किस तरह देखते हैं? जाहिर सी बात है अगर तुलबा की फीसों में इजाफा किया जाता है तो बात तो फिर वही होगी कि प्रॉब्लम्स तो फिर गरीब के लिए है, प्रॉब्लम्स फिर उनके लिए है कि जो आपने तालीम का मयार बेहतर करने के साथ जो है वो फीसें। देखिए आप अफ्रीका से भी पीछे चले, मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है इस कौम की काबिलियत जिस महकमे में भी जिस जगह पर भी ऐसे बच्चे या ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं या इस मुकाबले की फिजा के अंदर कुछ ना कुछ तरक्की यानी जिनकी वजह से हो सकती है उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जाता है। अब मैं आपको कुछ ममालिक बता रहा हूँ जिन्होंने पिछले दिनों में अपना एजुकेशन का बजट बढ़ाया, उनकी प्रायोरिटी है जो आज तरक्की कर चुके हैं और हमें नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। उसमें एक बांग्लादेश है, सही, फिर उस जनूबी कोरिया है, वियतनाम है, सेरालोन है और उसके बाद बोट्सवाना है, सऊदी अरब, बोलीविया और नमीबिया। यानी ये वो ममालिक है जिसमें अफ्रीका के ममालिक हैं और बांग्लादेश तो आपसे कब आजाद हुआ है और उसके बाद देखें वो तालीम में और आपकी इकोनॉमी हमसे कितना आगे चला गया। उसके पीछे एजुकेशन को फोकस करना है। मलेशिया जैसा मुल्क जो है जिसके अंदर हम क्या बार बार करते हैं जी मलेशिया ने कैसे तरक्की की, तो मलेशिया के पीछे भी बेसिकली एजुकेशन है जिसके पीछे उन्होंने सब कुछ किया। इवन इंडिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना 3 गुना बजट 6 गुना बजट बढ़ा दिया, 600 गुना, और अभी वो कह रहे हैं कि हम अपने जीडीपी का 19% जो है अपनी एजुकेशन को देंगे। यानी आपका जिसके साथ आप मुकाबला कर रहे हैं वो तालीम में आपसे इतने आगे निकल गए हैं और आप अपना बजट किन अल्ले तल्लों पे लगा रहे हैं जो आपके असल मेमार हैं कौम के, जिसमें से कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर निकल सकता है, जिसमें और लोग इस तरह के निकल सकते हैं, आप उनके साथ कर क्या रहे हैं? और फिर ये है टेक्नोलॉजी का दौर और साइंस का दौर। अगर आप बजट ही नहीं दे रहे तो कौन सी साइंस की तरक्की पाकिस्तान? आप तो पाकिस्तान को शायद मुझे लगता है गारों के दौर में यानी भेजना चाहते हैं। तो ऐसा दौर आ जाए कि जहां बिल्कुल गारों का दौर शुरू हो जाए, जैसे अमेरिका ने कहा था ना कि हम आपको गारों के दौर में मुशर्रफ को धमकी दी थी कि भेज देंगे, तो वो वही दौर जो है पत्थर का जो दौर है उसमें हमें ये भेजना चाहते हैं। और जहां कहीं भी किसी गरीब का बच्चा, किसी मीडियोकर का बच्चा, किसी लोअर मिडिल क्लास का बच्चा अगर आगे निकलने का उसका कोई ऑप्शन है तो ये आपके मुल्क की हुक्मरान एलीट क्लास जिसमें जजेस, जर्नैल, आपके जज और आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके सियासतदान है, ये जो सिस्टम बना रहे हैं और खुद इस पर बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं उसमें उनको दीवार के साथ लगा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये आगे ना आ सके। अच्छा, अब आप देखें दुनिया के अंदर, अब इवन आप देखें दुबई की बात हम करते हैं, मुत्तहिदा अमारात की, कभी सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अमारात से और अफ्रीकन ममालिक से बच्चे पाकिस्तान में आते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अक्सर हम देखा करते थे कि एक स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद होती थी यहाँ आया करती थी। लेकिन आज दुबई के अंदर सूरत हाल है कि वहां से कोई बच्चा इधर नहीं आता। दुबई के अंदर सारी दुनिया के जो बड़ी बड़ी जामियात हैं उन्होंने अपने वहां पर बाकायदा अपने ऑफिस खोल दिए हैं, उनके कैंपसेस वहां आ गए हैं, तो उनको भी तालीम की अहमियत का पता है। हम यहाँ टेररिज्म के नाम पर दिफा और सिक्योरिटी पर एक बड़ा बजट लगा रहे हैं, लेकिन जिसने इस मुल्क को संभालना, इस मुल्क के बच्चे, जिस मुल्क के ऐसा क्यों होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो तालीम का बजट बढ़ाने के बजाय उसमें कमी कर देती है, और ना तो तालीम का बजट जो है वो इतना तसली बख्श रखा जाता है कि जिससे अच्छी तालीम दी जाए। क्या समझते हैं ऐसा क्यों होता है? हुकूमत की प्रायोरिटीज में कभी भी तालीम नहीं होती। देखिए बिल्कुल नहीं है। हमारी एजुकेशन और हेल्थ देख लेना, अगर आप हेल्थ का बजट देखें तो अगर हर पाकिस्तानी पे डिवाइड करें तो आप यकीन करें चंद पैसों से ज्यादा एक पाकिस्तानी के हिस्से में नहीं आता। उसने वो आता है तकरीबन 2-2.5 रुपए का बजट, तो इसका मतलब 2-2.5 रुपए में तो डिस्प्रिन की गोली नहीं आती, ठीक है ना। अब वो उनकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान की कौम है ही नहीं, किसी भी शोबे में पाकिस्तान की आवाम नहीं है। हुक्मरान आते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तालीम लाएंगे, हम एजुकेशन लाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, यहाँ ऐसा रेवोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अमलन वो क्या करें? आपको उनके अमलन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि अमलन वो एक्शन उनका क्या है। एक्शन बता रहा है कि ये 25 बिलियन या 25 जो है बिलियन रुपए नहीं कर रहे, अरब रुपए नहीं कर रहे, ये बल्कि कौम के मुस्तकिल को बाकायदा अंधेरे में धकेल रहे हैं। जाहिर बात है जब पैसे नहीं होंगे, जब बजट नहीं होगा तो यूनिवर्सिटियां कैसे चलेंगी? यूनिवर्सिटियों का ये डायरेक्ट जो आप गरीब की जेब पर आपने 40 से ऊपर टैक्सेस लगा के डाका पहले ही डाल रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि बच्चे, अब हायर एजुकेशन जारी बात है वहां पर पहले ही थोड़े बच्चे जाते हैं, बहुत सारे लोग तो आपके पहले स्कूलों में दाखिल नहीं हो रहे, फिर आपके मैट्रिक तक का इशू आ जाता है,
मैट्रिक से भी कई लोग ड्रॉप हो जाते हैं मैट्रिक के बाद, ठीक है, उसमें एक बड़ी तादाद आपकी आउट हो जाती है। 2 करोड़ बच्चे पहले नहीं है, फिर अच्छा उसमें से कुछ लाइक बच्चे आ जाते हैं कॉलेजों में, फिर यूनिवर्सिटियों में पहुंचते हैं। अच्छा अगर उनको जी ऐसा साहब, डॉक्टर तनवीर वसीम साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। सर क्या कहेंगे आज जो है वो जो कटौती की गई है सर बजट में? अच्छा इस तरह है कि अभी चूंकि पंजाब हुकूमत ने बजट पेश करना है और इसलिए वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो फेडरल एचईसी का बजट उसमें कट लगाया है और उसमें साथ ये भी कहा है कि पंजाब की जामियात को जो बजट है वो सूबाई हुकूमत देगी। लिहाजा हम इसके ऊपर कबल अज़ वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना। आवाज़ आ रही है तनवीर साहब आपको? शायद जो है वो कॉल ड्रॉप हो गई है। ऐसे सब क्या कहेंगे आप? उनको कहना है कि शायद सूबों के हवाले से कोई वो बात कर रहे हैं कि शायद सूबों की वो इनका एक पॉइंट थोड़ा सा वैलिड तो है, लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, 2018 से मैंने आपसे पहले कहा कि तब से ये जो बजट है ये आपका इसी तरह चल रहा है वफाक के अंदर, और ये जो बजट है आपकी जामियात जो सूबों के अंदर है इनका भी बहुत ज्यादा वजन जो है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी फेडरल एचईसी से ही हो रही है। पंजाब की गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ बजट पिछले 5 सालों के हमारे सामने हैं, उसमें तो कोई 18वीं तरमीम में हालांकि उनकी जिम्मेदारी है उसमें तो उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया आपकी हायर एजुकेशन के बजट में। मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि 162 जामियात है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसमें एक बड़ा हिस्सा पंजाब के अंदर भी है, तो पंजाब और सिंध के अंदर आपका 30 बिलियन डॉलर उन्होंने 30 अरब रुपया उन्होंने किया वहां पर बजट थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इस रेशो से आपका ये बजट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा, और एचईसी ने आपका ये बजट जो है आपको देना है। आप एचईसी से खत्म कर देंगे तो फिर डेफिनेटली पिछले आप ये देखें ना, आप 2018 के बाद तो बढ़ना चाहिए था, आज क्यों नहीं बढ़ रहा? पंजाब क्यों रुका पड़ा है? होना चाहिए, और उसको उस रेशो से क्या हो जाएगा? क्या पंजाब की गवर्नमेंट, क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जो 300 अरब रुपया ऑर्डिनेट लाइन ट्रेन पे लगा सकते हैं उससे जायद, क्या वो इसमें करेंगे? हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर उनकी कोई ऐसी इरादा होता तो वो उस बजट को फेडरल को भी बढ़ाते, सारा सूबे पे ना डालते। अब उन्होंने 25 बिलियन अरब रुपया करके उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों को दिया है कि इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का महदूद रहेंगे, बाकी सब सूबे जाने। मतलब इस तरह की जो सूरत हाल है ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि हौसला शिकन सूरत हाल है, और सूबे के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो सूबों ने कितना एजुकेशन के बजट को बढ़ाया है? वो आज भी 1 पॉइंट से नीचे ही है, यानी सॉरी 1.5 1.6 इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई उम्मीद होती इस बजट में भी, तो ये हम कह सकते हैं पिछला रिकॉर्ड बता रहा है कि अगला रिकॉर्ड भी ऐसा ही होगा। ऐसा सब हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर तो जो है वो पहले ही उंगलियां उठाई जाती हैं। हमारा अभी जो है वो रिसर्च वर्क भी इतना तसल्ली बख्श नहीं है। हमारी जो ये हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसमें भी चूँकि बजट की कमी होती है उसमें रिसर्च वर्क उस तरह नहीं होता, अभी मज़ीद उसमें कमी कर दी जाती है, तो फिर जहां से डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, बल्कि मैं बात करना चाह रहा था डॉक्टर तनवीर कासिम साहब से, चूंकि ये डायरेक्टर हैं तो ये बता सकते हैं ज्यादा बेहतर, तो मेरी यही होगी कि इनके साथ दोबारा से कोशिश की जाए ताकि इनसे लाइन मिल जाए, हमसे बात करें डॉक्टर तनवीर कासिम साहब से। बहरहाल देखिए ना, रिसर्च वर्क जो है ना आपके, इसके ऊपर आपका बजट लगता है, पैसा लगता है। दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स करते हैं। इवन ये जो मेरे हाथ में मोबाइल है इसके मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स कौन बनाते हैं? ये यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वहां दुनिया में बड़ी कंपनियां हायर कर लेती हैं और उनसे कहती हैं कि बनाएं, वो बनाते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं और नई से नई चीजें आपके पास आती हैं और आपके यहाँ स्टेटस सिंबल बन जाती हैं और हम उसको महंगे दामों खरीदते हैं। देखें सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी क्या चीज है और इजहान उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आप दुनिया में 4 लाख की गाड़ी ले लें, सॉरी 5 करोड़ की गाड़ी ले लें, 4 करोड़ की ले लें या 10 करोड़ की गाड़ी ले लें या 10 लाख की गाड़ी ले लें, उसमें लगा एक तरह का मटेरियल होता है, उसमें कुछ प्लास्टिक होता है, आपका स्टील काम कर रहा होता है और बाकी जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, असल में उसकी कीमत टेक्नोलॉजी की होती है। अदरवाइज पाकिस्तान में वो जो 50 करोड़ की गाड़ी मिलती है या 10 करोड़ की या 4 करोड़ की गाड़ी मिली है, उसका सारा मटेरियल पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास वो इजहान नहीं है। इसलिए हम जो बनाते हैं उससे वो बेहतर टेक्नोलॉजी लाके हमसे वो महंगे दाम में यहाँ बेचते हैं। दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है तो आपने चीजें वही हैं,
आपने नए आइडिया के साथ टेक्नोलॉजी लानी है, वो कहाँ से आएगी? वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों से, हायर एजुकेशन से आती हैं, जो नई नई चीज़ें आपको वो स्टूडेंट तैयार करके देते हैं, फिर उसमें आगे वो साइंसदान भी बनते हैं, काम भी करते हैं, और दुनिया जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। इसीलिए उन्हें पता है कि आइडिया की कीमत कितनी है। असल में आइडिया महंगा होता है, फिर उस आइडिया पे काम कैसे करवाया जाता है, उस पर रिसर्च वर्क होता है, उस रिसर्च वर्क के ऊपर कुछ बजट होता है। वो बजट आप नहीं देंगे तो किस तरह पाकिस्तान को, मगर आप ये चाहते हैं कि हर वक्त आप पैसा इस पे लगाएं कि कितने लाहौर में और कितने पाकिस्तान में पुलिस के अपने नाके लगाने हैं। आपने आप सिक्योरिटी स्टेट बन गई आपका पाकिस्तान, क्यों कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पीछे चले गए। जगह जगह आप पुलिस के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, आप इन तरह के इदारों पे ऐसे जैसे बस हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर आपने तरक्की की राह पर गामजन करना है तो वो स्टूडेंट्स, और देखें जो काबिलियत है, जो इल्म है, ये किसी की मिरास नहीं है। जो काबिल अल्लाह ताला ने किसी के भी ज़हन में डाल देना। आइडिया किसी गांव में मौजूद एक बच्चे को भी आ सकता है, बड़ा आइडिया जिससे एक बड़ी चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप उसको यूनिवर्सिटियों से महरूम कर देंगे, उसको आला तालीम से महरूम कर देंगे, तो फिर आपके मुल्क में साइंसदान पैदा नहीं होंगे, आपके मुल्क में बड़े बड़े आप समझे कोई मोजिद पैदा नहीं होंगे। हाँ, आपके मुल्क में क्लर्क पैदा होंगे, आपके मुल्क में ये जो आपका ब्यूरोक्रेसी पैदा होगी, आपके मुल्क में सरकारी मुलाजिम पैदा होगा, लेकिन आपके मुल्क में साइंसदान नहीं पैदा होगा, मौजिद पैदा नहीं होगा। तो अगर आपने मुल्क में साइंसदान पैदा करना है, मुल्क में मौजिद पैदा करना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जिसने आपके मुल्क को एटम बम दिया वो कौन था? डॉक्टर अब्दुल कदीर कहाँ से आए थे? बाहर से पढ़ के आए थे, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। उस एजुकेशन के बलबूते के ऊपर वो जब वापस आए तो पाकिस्तान को ये सब कुछ मिला था। तो ये पाकिस्तान, उन्होंने वो जो इल्म हासिल किया वो पाकिस्तान से बाहर से जाके हासिल किया। पाकिस्तान की जामियात में कभी अफ्रीका से, कभी ये जो बहुत सारे ममालिक हैं आपके इर्द गिर्द, वहां से आके पढ़ा करते थे। आपकी यूनिवर्सिटियों का एक मेयार था। अब सूरत यहाँ ये है कि यहाँ तो वाइस चांसलर कई यूनिवर्सिटियों के नहीं है, और उसके लिए लगाने के लिए जो आपके कोर्स का फैसला आया उसमें मेरिट के ऊपर कहा है और एक खास कंपोजिशन बताई गई थी, उसकी भी जो है यहाँ पर बिल्कुल उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और उसकी वायलेशन कर रहे हैं। और एक ऐसा सिस्टम लाए हैं जिसके तहत जो लोग भी आप लगाएंगे वो आपकी मर्जी के, आपके मेरिट पे नहीं होंगे, वो आपकी मर्जी और मंशा के जो पसंद आपकी जो लाइकिंग है डिसलाइकिंग उस पर आप बंदे रखेंगे। सो पूरे एक निज़ाम को आप बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये जरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सब इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? चूंकि बजट तो तसली बख्श नहीं रखा जाता, अगर यही सूरत हाल रहती है खुदा ना खादसा, तो तलबा का मुस्तकबिल और तलीमी इदारों का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। आपके मुल्क के अंदर एक तो एजुकेशन के एक तरह की एजुकेशन नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन है। अच्छा, अगर प्राइवेट इदारों में भी देखें तो उसके अंदर भी एक तरह की एजुकेशन नहीं है। जो एक तो बहुत बड़ी फीसों वाले इदारे हैं, अच्छा वो क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर से जो खबरें आती हैं इंतहाई अफसोसनाक होता है। वहाँ स्टूडेंट्स को जो कल्चर दिया जा रहा है वो एक अलग डिबेट है कि वो किस तरह का दिया जा रहा है और कौन आप किस माशरों के साथ जो है आप मुकाबले में लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है सरकारी जामियात या स्कूल सिस्टम। सरकारी स्कूल सिस्टम जो है, जो आपका मैट्रिक था वो तो पहले ही बर्बाद किया जा चुका है और बहुत सारे आपके स्कूल जो है वो हैंड ओवर किए जा चुके हैं, आपके इदारे बहुत सारे हैंड ओवर किए जा रहे हैं प्राइवेट लोगों को। तो मेरा ख्याल है एक लूट मार का बाजार गर्म है और एक इंटेंशनली इस मुल्क की जो फैब्रिक है, खास तौर पर वो फैब्रिक जो प्रोड्यूस कर रही थी, आपके अजहान को पैदा कर रही थी, आपके अंदर यहाँ डॉक्टर्स, एक मैं वो कहता हूँ कि जो रिसर्चर्स पैदा कर रही थी वो बड़े तरीके से एरॉड की जा रही है, उसे बर्बाद किया जा रहा था। और यह आपने खुद बड़ा खूबसूरत लफ्ज का IMF। IMF क्या कर रहा है? IMF ये कर रहा है कि आपकी कौम को, जो एलीट को वो कर्जा देता है और फिर ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की दुश्मन कुश, जैसे पॉलिसियाँ कहते हैं ना, पाकिस्तान को दुश्मन समझ के अवाम जैसे उनके लिए दुश्मन है और उसको बर्बाद किया जाता है। जो आपने यहाँ पर इस वक्त बिजली का आपने माहौल बना दिया, जितना रेट चले गए हैं, जिस तरह आपके पेट्रोल के रेट चले गए हैं, यानी कोई ऐसी जगह आपने नहीं छोड़ी जहां अवाम की नंगी पीठों के ऊपर आप ताज़ियाने नहीं बसा रहे। ऐसे सब डॉक्टर तनवीर जो वसीम साहब हैं उनसे रब्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनसे रब्ता भी मुमकिन नहीं है, कुछ टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं, मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा सब सूरत हाल तालीम की ही चूँकि बात हो रही है, हमने पढ़ा लिखा पंजाब से नारा शुरू किया और फिर पढ़े लिखे पंजाब तक हम गए, लेकिन अगर अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये सारा बजट जो है जो अभी मुख्तस किया गया वो सिर्फ चूंकि इस्लामाबाद तक महदूद रह गया, तो फिर वो पढ़ा लिखा पंजाब से पढ़ा लिखा पंजाब तक तो ना, पाकिस्तान तक तो ना रहा, बात तो फिर आपके सूबे तक महदूद रह गई। ये स्टेप ऐसे है कि पढ़ा लिखा पंजाब नहीं बल्कि जाहिल पंजाब, बल्कि जाहिल पाकिस्तान, यानी ये एक ऐसा स्टेप है।
आपको तो अपने रिसोर्सेज, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो पाकिस्तान के अंदर एक तो आपको हेल्थ पे बजट बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी सेहतमंद कौम हो। वेलकम बैक नाज़रीन। फरमाने कायद है कि तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है और दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त के बगैर हम ना सिर्फ अक़वाम आलम से पीछे रह जाएंगे बल्कि हो सकता है हमारा नामो निशानी सफ़ाई हस्ती से मिट जाए। चूँकि बात हो रही है तालीम के ऊपर और डिबेट भी हो रही है और हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि तालीमी बजट जो है वो बढ़ाने के बजाय उसे कम कर दिया गया। ऐसे साहब क्या कहेंगे, तालीम का जो बजट है वो बढ़ाने के बजाय कम किया गया, वजूहात क्या हैं? देखें, वजूहात तो छोड़ें, आपने खुद बड़ा अच्छा कायद-ए-आज़म के जो फरमान आपने अभी पढ़ा है या बताया है तो वो यही है कि आप सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। तो तालीम के साथ ऐसा खिलवाड़ करना अपने वजूद के साथ समझें कि एक खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। और इसके ऊपर जो जितने भी वाइस चांसलर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई, उन्होंने इस पर बड़ा कंसर्न शो किया और उन्होंने इस हवाले से टेकअप किया सारा मैटर। अब ये देख लेना, एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क में ऐलान करते हैं कि जनाब तालीमी एमरजेंसी लगाएंगे और दूसरी तरफ तालीम को ही वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, यानी बिल्कुल आखिरी सांसों पे डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक तज़ाद है, उन्हें देखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की देखिए मसाइल हैं लेकिन इन मसाइल का हल भी तालीम में है और वो आला तालीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को जितने भी मसाइल हैं उसका हल तालीम में है। जब एजुकेटेड लोग आएंगे, मुख्तलिफ शोबों के अंदर काबिल लोग आएंगे तो वो आके उन मसाइल का हल भी निकालेंगे और इदारों को भी सही चलाएंगे। लेकिन अगर नलायक और समझे नाहल लोग आ जाएंगे, जो कि तालीम हमारी पाकिस्तान में इस वक्त मरवजा है उसके अंदर से कोई काबिल लोग तो कम ही निकल रहे हैं, आपके खासतौर पर प्राइवेट इदारों के अंदर वो तो फीसों की बुनियाद पर, आप एक ताकत की बुनियाद पर वो आ जाते हैं। लेकिन उससे क्या पाकिस्तान चलेगा? मतलब आप पाकिस्तान के साथ करना क्या चाह रहे हैं? आप तालीम के साथ मजाक नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इसको फौरी तौर पर इस डिसीजन को वापस लेना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ये किसने फैसला किया है? ये आपका ये पहले खबर आई कि FI जो SI और FC जो एक कमेटी बनी है आपकी, खासतौर पर जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, इन्वेस्टमेंट को कैसे लाए, माहौल बेहतर किया जाए, उसमें जो सारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। जब खबर आई कि जनाब ऐसा फैसला किया जा रहा है कि इसका बजट को कम किया जा रहा है तो इस पर बड़ा गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया, लेकिन आप प्रैक्टिकली वही काम कर रहे हैं आप सारा कुछ। तो अगर आपने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें तमाम शोबों के आपने लोग डाले हैं तो क्या वो ये डिसीजन कर रहे हैं? मुझे तो इस कमेटी की काबिलियत पर अब शक होना शुरू हो गया कि यहाँ पर कौन से लोग बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि एजुकेशन की अहमियत क्या है। अगर ये कमेटियां पाकिस्तान के साथ इस तरह के फैसले करेंगे, हाई लेवल कमेटियां, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का अल्लाह ही हाफिज है। ऐसा साहब, अगर तालीम की अहमियत का बहुत अच्छे से पता हो तो शायद इस तरह के फैसले भी ना हो। आगे बढ़ेंगे, सैफर पे बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सैफर में बरी कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, PTI के लिए तो बड़ी खुशी का दिन है, सैफर में बरी कर दिया। अब चूंकि कोर्ट ने बरी कर दिया तो फिर ठीक है, बरी है। उन पर फिर जो इल्जाम थे, अभी तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि अब कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया तो हमें उसे मानना चाहिए। सही। और साइफर में उन्हें बरी कर दिया, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने उनका साइफर के अंदर जो गवर्नमेंट ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था या उनका जो ख्याल था, या तो उसमें शवाहिद को गवर्नमेंट पूरा नहीं दे सकी, तो या फिर जो भी चीज़ें थी, जो भी उसके अंदर एविडेंस दी गई वो उनके हक में थी। एविडेंस जो थी उनको बताती थी कि वो बेगुनाह है। तो अब वो जो साइफर के ऊपर बयानिया बनाया गया था गवर्नमेंट का, आप अक्सर बयानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, मेरा ख्याल है वो बयानिया तो इस वक्त खत्म हो गया। सही। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास एक मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, देखें, यहाँ हमारे जो PTI के दोस्त गिला करते हैं जी हमारी अदालतें बड़ी खिलाफ गलत हैं और हमारी अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करते, अदालतों को कोसते रहते हैं। अब तक बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं PTI के लोगों के हक में हुए हैं। सही। तो इस वक्त आप अपनी अदालतों को क्या कहेंगे? फैसले तो आपके हक में हो रहे हैं और गवर्नमेंट की मर्जी और तो इदारों की मर्जी, जो इदारे कह रहे हैं उसकी भी मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं। तो अब इन अदालतों को क्या करेंगे? आपने तो यहाँ ढिंडोरा पीटा हुआ था, पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती। तो जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है PTI की क़यादत उनके बयानिए को तकवीयत मिली है। वो कहते थे सैफर वाज नथिंग एंड सैफर वाज जीरो, तो वो बात आज ठीक साबित हो गई कि सैफर वाकई सैफर वाज नथिंग। बिल्कुल, अगर कोर्ट ने ये डिसीजन कर दिया है कि वो इसमें नहीं है उनका कोई रोल या उनको बरी कर दिया। देखिए, एक तो होता है बेल लेना, एक होता है बरी कर देना। बरी कर देने का मतलब ये है कि उस फैसले को हम मानेंगे। फिर PTI वाले भी नवाज शरीफ साहब को इन कोर्ट्स ने जब बरी किया या निकाला केसेस, उसको माने। वहां आके आप लोग ये कहते हैं
कि जनाब वो सारी कोर्टों ने फैसला गलत दिया, मिल मिला के हुआ, तो फिर यहाँ तो वो अगर वो वाला बयानिया आपका ठीक है तो फिर यहाँ भी बरी किया है तो मिल मिला के फिर हुआ है। अच्छा, या उस वक्त का फैसला ठीक था या आपका फैसला ये अगर नवाज शरीफ के केस में कोर्ट ने इतने साल बाद फैसला दिया तो आप मानते नहीं थे, आप कहते थे कोर्ट्स मिली हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। आज इमरान खान को उन्हीं कोर्ट्स ने छोड़ दिया, तो क्या, अब सवाल मेरा उनसे है कि क्या अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं बैकग्राउंड में कोई उनकी डीलिंग वीलिंग चल रही है उनके साथ जिसकी वजह से बाहर आ गए? अगर ये ठीक है तो उनका फैसला भी तस्लीम कर लें जो नवाज शरीफ के हक में आया या शहबाज शरीफ साहब के हक में आया, उनके केसेस में बहुत सारे में वो भी भरे हुए हैं ना, उसको तो आप मानते नहीं है। आप कहते हैं कि कोर्ट से या असल में डीलिंग वीलिंग हुई और उसके बाद सब कुछ हुआ, तो इसको भी समझ लें बैकग्राउंड में फिर डीलिंग वीलिंग हुई होगी। दूसरी बात है कि आप जा रहे थे जी इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि जी हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आपका फिर कौन सा बयानिया ठीक है? आपको तो फिर बहुत बड़ा इंसाफ मिला। वो ये तो कह रहे थे ना कि साइफर वाज नथिंग, साइफर था नहीं, वो कह रहे थे ना, आप तो कह रहे थे कोर्ट से हमें इंसाफ मिलने की तवक्को ही नहीं है, ये कोर्ट फैसले नहीं कर सकते, ये तो नवाज शरीफ को तो रिलीफ दे सकते हैं, इमरान खान को नहीं दे सकते। इमरान खान को दे दिया ना उन्होंने रिलीफ, एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, बहुत बड़ा केस था, इसमें उनको सजा भी हो सकती क्योंकि गद्दारी का केस था। और मेरा ख्याल है जितने भी केसेस हैं उसमें मैं इस केस को सबसे बड़ा केस समझता हूँ जिसमें वो बरी हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की क्या अच्छा, इतने बड़े केसेस में ऐसे सब बरी होना, साइफर एक बड़ा केस था, 9 मई के 2 मुकदमात में अभी दो रोज कबल जो है वो बरी किया गया, और इसी तरह इस केस में भी इतने बड़े केसेस में यके बाद दीगरे रिलीफ मिलना, इस रिलीफ को आप कैसे देखते हैं? पीटीआई के लिए तो यकीनी तौर पे अच्छा शगुन होगा ही, बानिए पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, बाहर आने के लिए चांसेस बन गए? नहीं, अभी नहीं, बाहर आने के तो चांसेस अभी नहीं है उनके, ठीक है, ये बरी हो गए इस केस में, उनके ऊपर ऑलमोस्ट आप ये देखें तो कई दर्जन केसेस हैं, ठीक है। अब उन केसेस में से निकलना, जैसे उनमें से एक में आज बरी हो गए, किसी में बेल हो गई, तो ये प्रोसीजर भी मुझे साल 1.5 साल से कम नहीं लगता। या तो कोई खास इसको पहिए लगे उनके केसेस को, स्पीड के साथ फैसले हों, और यहाँ फिर भी एक हल ये है कि तमाम केसेस में उनकी किसी तरीके से सब इकट्ठे किए जाए, उनकी बेल की जाए, बेल करके उनको बाहर लाया जाए और केसेस चलते रहे और फिर वो पेश होते रहे अदालतों में, और फिर एक सर्टन टाइम पे जैसे नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो गए, इनके भी खत्म कर दिए जाए। तो एक तो तरीकाकार है जो अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर आपका जितना सेटअप है, पॉइंट इसमें ये है कि आपकी जितनी गवर्नमेंट है या आपके जो इदारे हैं, खास इदारे जो इनके ऊपर इनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पर इंतशारी टोला कहा गया है, उनकी मर्जी, उनकी मंशा, उनके पॉइंट ऑफ के बरक्स आप अदालतें जो हैं बानी पीटीआई को चेयरमैन दे रही, तो इसका मतलब है आप अपनी अदालतों को भी अप्रिशिएट करें, उस इंसाफ को भी अप्रिशिएट करें ना। अब ये तो नहीं है कि जहां आपको इंसाफ मिल जाए वो ठीक है जी, और जहां आपके खिलाफ किसी भी केस में फैसला आ जाए आप इसके लिए तैयार रहें कि कुछ केसेस में आपके खिलाफ भी फैसला आएगा, फिर उसको भी माने। अगर यही हाई कोर्ट बाकी केसेस में कहीं सजा दे देती है तो उसको भी मिनवान तस्लीम करना चाहिए, तस्लीम करें ना। आप इस पे तो बड़ी खुशी मचा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मनाते रहे, कोई बात नहीं। वो बड़ा केस समझा जा रहा है सब 9 मई, और ये एक केस था जो कि बड़े केसेस में शुमार, वो खत्म नहीं हुआ ना केस, 9 मई का खत्म नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि वो निचली अदालत से आपकी बेल हुई है, और वो जाहिर बात है कॉन्टेक्स्ट से होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको चैलेंज किया जाएगा, वो ऊपर तक जाएगी, इसको भी चैलेंज किया जाएगा। ये नहीं कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट चैलेंज नहीं करेगी, मेरा ख्याल है चैलेंज किया जाएगा इस केस को भी, और इसका कल को कोई और फैसला भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो है अदालत का जो फैसला हमें मानना चाहिए। मैं तो उसको मानता हूँ कि जनाब अगर रिलीफ मिला तो कोर्ट ने सही फैसला किया होगा, जो उनके पास एविडेंसेस आई होगी, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है या आपके इदारों का पॉइंट ऑफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आपके मुल्क आपने इंसाफ देना है, और इंसाफ किसने देना है? आपकी अदालतों से इंसाफ आना है। मुआशरा कैसे बचेगा, कैसे ठीक होगा? तो सारी बातें जब इदारे इंसाफ करेंगे, अब इदारे बाज़ नाइंसाफियाँ करते हैं, तो उस नाइंसाफियों में अगर कोई इदारा उस सबको देखेगा, टेकअप करेगा और इंसाफ फराहम करेगा, वो आपकी कोर्ट्स हैं, और उसका लेवल दुनिया में इंसाफ करने का जो जिस लेवल पे वो चली गई हैं, तो अगर इसी तरह के डिसीजन है जब वो करेंगे तो फिर आपका उसके ऊपर आपका एतमाद भी बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को अब थोड़ा ख्याल करना चाहिए, बाहर आके अदालतों के इस रोल के ऊपर भी कोई जुमले अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप कि साइफर का मकसद जो था या पर्पस जो था वो सियासी फायदा उठाना था, वो फायदा उठाया भी गया साइफर के जरिए से? देखिए, साइफर के अंदर ये जो फैसला आया, इसमें फैसला ये नहीं आया कि वो जो साइफर का जो केस था, जो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो ठीक था, इसमें ये पॉइंट नहीं आया। इसमें ये आया कि जो उनके खिलाफ ये किया गया कि वो साइफर को उन्होंने मिस यूज़ किया और अपनी पब्लिसिटी के लिए कोशिश की,
वो उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट ने जो भी एविडेंसेस वो या तो पूरी नहीं होंगी, वो या आपका जो इस्तगासा है वो उस एविडेंस को पूरा नहीं कर सका। अभी तो डिटेल आएगी तो पता चलेगा। अभी तो चूंकि एक ब्रीफ एक फैसला आया, वो डिटेल्स आती हैं तो फिर आपको पता चलता है कि किन बुनियादों के ऊपर ये सारा फैसला आया है। तो अब ये कहना कि खान साहब का वो वाली बात ठीक थी जो अमेरिका ने साजिश की, ये इसमें ये नहीं प्रूव हो रहा। इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि साइबर केस के अंदर जो इनके गवर्नमेंट का कुछ मौकफ इनके खिलाफ था वो ठीक नहीं है। साहब बड़ा सख्त लहजा और बड़ी सख्त किस्म की चीज़ें बताई गई ऐसे साहब के, चूँकि वो तो पब्लिक में लहराना भी जुर्म के मुतरादिफ करार दिया गया। अभी वो सारी चीज़ें अगर केस में ही जो है वो ये काम करने वालों को ही बरी कर दिया गया तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें तो दम तोड़ गई ना, उसमें तो फिर वो चीज़ नहीं रही। देखिए फिलहाल तो साइफर केस खत्म हो गया ना, इस तरह की अदालत ने उनको बरी कर दिया। इसका मतलब मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है। ऐसा साहब उस वक्त या अभी की बात कर लें कि फायदा सियासी मकासद हासिल करना था और पहुंचा किसी को? देखिए बिल्कुल पहुंचता है। जब आप पॉलिटिकल जमातें जो होती हैं उनके खिलाफ केसेस भी होते हैं, बहुत सारे इश्यूज भी उठते हैं, वहाँ एक जो पॉइंट ऑफ व्यू आप देते हैं उसके आपको सियासी फायदे भी पहुंचते हैं और सियासी नुकसानात भी होते हैं। सही, ठीक है ना। अब इस केस में जो बानी पीटीआई है उनको सियासी फायदा भी हुआ और सियासी नुकसान भी हुआ। सियासी फायदा इस तरह हुआ कि उन्होंने एक बयानिया बनाया और पब्लिक के अंदर उन्होंने उस बयानिए के ऊपर काम किया। उसकी वजह से उनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिला, लेकिन नुकसान ये हुआ फिर उसमें धर लिए गए और अभी तक अंदर है। लेकिन उसमें एक फायदा ऑब्जर्व ये हुआ कि हाई कोर्ट ने उसमें उसको बरी कर दिया उस केस में। यानी उस केस के अंदर आप जो भी आप कोई तरीका अडॉप्ट करते हैं उसमें पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं उनके अंदर आप पॉलिटिकल स्टैंड लेते हो। ये अकेला इनके साथ नहीं है, बाकियों के साथ भी ऐसे ही हुआ माजी के अंदर, वो जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। बहरहाल पॉइंट ये है कि पीटीआई के लोगों को फिलहाल एक खुशी का मौका पीटीआई मिला। के चेयरमैन बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि एक नाहक और जो बेबुनियाद केस था उसका खात्मा हुआ, और साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी 78 नशिस्तें हैं वो भी हमें वापस दिलवाएगी। मतलब उनको अब ये तासुर होना शुरू हो गया कि बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो जैसे हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में आया और वो बड़ा उम्मीद कर रहे हैं ठीक है उनके हक में है, तो फिर उस फैसले को भी मानिएगा। जो भी आए, हो सकता है उनके हक में आ जाए, हो सकता है उनके खिलाफ आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच उसको सुन रहा है, तो उसमें जो भी डिसीजन आए वो उनके खिलाफ भी आ सकता है, तो उसको भी माने। अब ये कहना कि जी एक फैसला तो हुआ तो वो इंसाफ हुआ और दूसरा हमारे खिलाफ फैसला हुआ तो जी बड़ी ज्यादती हुई, ये मैं कहता हूँ चीज से जरा बाहर निकले। सही हो गया। ऐसा अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। बिजली के बिल जो है वो इस वक्त आसमानी बिजली की तरह गरज रहे हैं और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है और गर्मी आवाम जो है वो बेहाल है, चूँकि बिजली जो दर्जा हरारत है वो कहीं 42, कहीं 44 और कहीं 45 तक जा पहुंचा है। लेकिन बिजली के बिल जो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि यूनिट में इजाफा किया जा रहा है, बिजली आ नहीं रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि बिजली के बिल इस वक्त अवामी पहुंच से बाहर हो चुके हैं? अच्छा, ये बड़ा का पैमाना लबरेज हो गया। देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना खेल खेला जा रहा है बिजली के हवाले से या पेट्रोल की कीमतों के हवाले से मैं बात करता हूँ। इस वक्त जो मैं बताता हूँ ये कम हो रहा है। आज बड़ा गवर्नमेंट इस पे क्लेम कर रही है कि जनाब हमने ना बहुत बड़ा ये जो है ना रिलीफ दे दिया, 4 रुपए का रिलीफ। लेकिन अगर आप देखेंगे 4 रुपए का रिलीफ है और साथ ही आप ये देखते हैं पेट्रोल के अंदर 4 रुपए का रिलीफ है, लेकिन बिजली के अंदर 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया यूनिट के अंदर। और अब इसमें अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करें ना, अगर 200 यूनिट का भी बिल किसी के घर आता हो और पेट्रोल अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको आप ये समझ लें कि उसको 240-30 दिनों में 240 रुपए का रिलीफ मिलेगा और 1000 रुपए से ऊपर वो पैसे उसका मजीद गवर्नमेंट उसकी जेब से निकाल के ले जाएगी। तो रिलीफ नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट जो है आवाम की जेबों से मजीद पैसे खींच के ले गई है। अच्छा, अब इसमें देख लीजिएगा 1 जनवरी 2024 को पेट्रोल की कीमत जो थी वो 267 रुपए थी 34 पैसे, 267 रुपीज थी। फिर 16 जनवरी को ये मजीद इसमें कमी हुई या 259 पे चला गया। सही। फिर 1 फरवरी 2024 को इसमें फिर इजाफा किया गया और इसे 272 पे ले गए। सही। इसी तरह होते होते 1 जून 2024 को यानी आज यानी 1 जनवरी को 2024 को ये था 267 रुपए 34 पैसे। लेकिन 1 जून को 268 रुपए 36 पैसे। यानी जो रेट 1 जनवरी को था आज 6 महीने बाद वही रेट है। सही। यानी दरमियान में ये गिमिक्स खेली गई है।
ये जो गोरख धंधा खेला गया है हाँ। और पब्लिक को ये बताया गया हमने नीचे किया, मैंने आपको बिल्कुल जख्म इसी जमीन तरह पे है, रेट बता कहीं पे दिया। जो है वैसे ऐसा बढ़ाई जाती है और साथ ही दूसरी जानिब जो है वो कीमतें उसकी कमी की जाती है और कहीं से वो रिलीफ आवाम को तो मिलता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, फिल वक्त मुझे दें इजाजत, कर फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम, अल्लाह ने के बाद।